अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जनाब अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इंशाल्लाह जो आज के पॉडकास्ट का आगाज है हम लोग अभी करते हैं। तो जो मेरा जो पहला क्वेश्चन है अब्दुल रहमान साहब से कि आपका ताल्लुक बिहार से है और आपकी जी इब्तिदाई तालीम वगैरह वहीं से हुई। जी तो आपकी इब्तिदाई तालीम से लेकर जो आईआईटी तक का सफर है, फिर आपने एज आईपीएस ऑफिसर भी सर्व किया। जी। तो ये जो आपकी जर्नी है बिगिनिंग से, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। देखिए, जब मैं इस सफर को देखता हूँ तो सबसे पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ। मेरे जो वालिद थे वो किसान थे। मैं एक साधारण फैमिली से आता हूँ। मेरे फादर खेती करते थे और 10th में मैंने अच्छा किया। साइंस कॉलेज पटना में मेरा एडमिशन हुआ। वहाँ से मैं आईआईटी में मेरा दाखिला हुआ। आईआईटी से 1995 में पास आउट हुआ और वहाँ से पास आउट होने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ। और सिलेक्शन होने के बाद महाराष्ट्र कार्डर मिला और महाराष्ट्र में लगभग 22 साल से ज़्यादा लोगों की खिदमत करने का मौका मिला। तो ये जो जर्नी जो मैं देखता हूँ कि एक साधारण किसान फैमिली का एक लड़का, जिसके फादर मदर, जिसके चचा, जिसके कजन, चारों तरफ जो इलिटरेट है, और वहां से एक आदमी पढ़ करके और बिहार से महाराष्ट्र आता है और जहाँ पे कोई पढ़ा लिखा नहीं हो उस खानदान से आईपीएस बनता। तो मेरे लिए मतलब ये एक अनबिलीवेबल है और इसके लिए मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। जी, माशाल्लाह काफी आपकी इंस्पायरिंग जर्नी रही है इसके बारे में। जी तो जो आपका इनिशियल एजुकेशन था, तो मतलब आपके आबाई मकाम वहां से आपने जी उसको शुरू किया जी। था। फिर कब आप फर्स्ट टाइम वहां से बाहर निकले आपके देखिए, 1988 में मैंने मैट्रिकुलेशन किया और 1988 में जब मेरा मैट्रिकुलेशन हुआ तो बिहार बोर्ड में जो टॉप 10 जो स्टूडेंट्स थे, जी। तो उसमें मेरा मकाम था। मैं 9th पोजीशन पे था। माशा और जो मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये जामिया मिलिया इस्लामिया नहीं जाएंगे या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे, ये जाएंगे तो साइंस कॉलेज पटना में जाएंगे अच्छा। और वहां से अपनी आगे की जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो उनके जो मशवरे थे उसके मुताबिक मैंने एडमिशन साइंस कॉलेज पटना में लिया और फिर वहां से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। तो आईआईटी में जाने के लिए कैसे इंस्पायर हो गया आप? सी वहां जाने के बाद काफी बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने, कुछ लोगों ने ट्यूटोरियल की क्लासेस वगैरह अटेंड किया था, जो कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स था। कुछ लोगों ने अग्रवाल क्लासेस मुंबई से मंगाना शुरू किया था। और वहां पे देख करके ऐसा लगता था कि उस वक्त दो तीन तरह के एग्जाम्स होते थे। एक तो स्टेट लेवल इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे और आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे। और उस वक्त सिर्फ 5 आईआईटीज थे और एक आईटीबीएचयू था। आईटीबीएचयू वाज नॉट आईआईटी, बट जस्ट आईटीबीएचयू। हाँ, तो ऐसे 6 इंस्टीट्यूशंस थे और बहुत ज्यादा क्रेज और सोशल प्रेस्टीज था। तो वहां से मैं इंस्पायर हुआ और आईआईटी की तैयारी मैंने शुरू की। अच्छा। जी और फिर नॉर्मली आईआईटी जैसा एकदम टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है इंडिया के, जी। इंटरनेशनल भी काफी इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। हम्म। और जो वहां से निकलने वाले जो इंजीनियर्स है, बड़े बड़े कंपनीज वो लोग हम्म। ज्वाइन करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज ज्वाइन करते हैं। हम्म। लेकिन फिर आपने सिविल सर्विसेज में हम्म। इंटरेस्ट आपका कैसे आ गया फिर वहां से? देखिए, इसके पीछे वजह यह है कि एक तो मैं बिहार से आता हूँ हम्म। और बिहार में जो सिविल सर्विसेज हैं, खास करके आईएएस और आईपीएस, इनका बहुत ज्यादा सोशल प्रेस्टीज है। जी। और जब भी कोई बच्चा तेज होता है, टैलेंटेड होता है, तो इसको कहा जाता है कि ये आईएएस बनेगा, ये आईपीएस बनेगा, या तो कलेक्टर बनेगा या एसपी बनेगा। तो और उस वक्त मैंने देखा कि यूपीएससी में ज्यादातर जो अ, बच्चे सेलेक्ट होते थे, यानी परसेंटेज वाइज, और जो टॉप में जो स्टूडेंट जो रहते थे वो सब आईआईटी के होते थे। तो वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि नहीं, यूपीएससी करना चाहिए।
बीटेक लेकर के या एमटेक लेकर के नौकरी तो एक टेक्निकल फील्ड हो जाती है, जहाँ पे आप ऑफिसर अटेंड करेंगे और एक एम्प्लॉय के तौर पे काम करेंगे। लेकिन जब आप सिविल सर्विसेज में आएंगे तो आपको लोगों को सर्व करने का मौका मिलेगा। आपको बड़ी एक दुनिया, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी बातें देखने को मिलेगी। तो फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। और उस वक्त जब हम एग्जाम दिया करते थे तो दो ऑप्शनल्स होते थे, यानी जनरल स्टडीज के अलावा आपको दो ऑप्शनल लेना पड़ता था। तो आईआईटी के जो लोग थे ज्यादातर फिजिक्स और मैथ्स लेकर के तैयारी करते थे। तो मैंने भी फिजिक्स और मैथ्स मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट थे और उनके साथ मैंने तैयारी शुरू की। अच्छा। तो फिर आप आपके फिर सर्विस के बारे में बताइए। जैसे आप महाराष्ट्र आईपीएस में सेलेक्ट होंगे, महाराष्ट्र में आ गए, यहाँ पे कैसी रही आपकी सर्विस? कितने साल आपने सर्विस? देखिए, महाराष्ट्र में आने के बाद बहुत सेटिस्फाइंग रहा और 22 साल से ज्यादा मैंने सर्व किया यहाँ पे, लोगों की खिदमत की। सबसे पहले तो यूपीएससी में आने के बाद हम लोगों की ट्रेनिंग होती है मसूरी में, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। 3-4 महीने वहां पे हम गुजारते हैं। फिर लगभग 1 साल हम सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी जो हैदराबाद में, वहां गुजारते हैं और वहां से डायरेक्ट हम महाराष्ट्र आ गए। महाराष्ट्र में आने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग था वो नांदेड़ में था। नांदेड़ के बाद जब मेरी रेगुलर पोस्टिंग हुई, यानी जो ट्रेनिंग पीरियड जब एंड हुआ और रेगुलर पोस्टिंग हुई, तो मुझे लातूर डिस्ट्रिक्ट मिला। लगभग वहाँ 2 साल मैंने काम किया। अच्छा। फिर एडिशनल एसपी के तौर पर 1 साल मैंने यवतमाल में काम किया। और वहां से जब हम सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पोस्ट पे पहुंचे तो मुझे 3 डिस्ट्रिक्ट में सर्व करने का मौका मिला, धुलिया, चंद्रपुर और यवतमाल। वहां के बाद 1 साल मैंने कमांडेंट एसआरपीएफ के तौर पे काम किया। 2 साल मैंने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सोलापुर में भी काम किया और वहां से फिर मैं पुणे शिफ्ट हुआ। यहाँ पे 2 साल मैं एसपी रेलवेज रहा और फिर मेरा जब प्रमोशन हुआ डीआईजी के तौर पर, तो एडिशनल सीपी एडमिनिस्ट्रेशन पुणे सिटी में मैंने 3 साल काम किया लगातार। उसके बाद मैं डीआईजी वायरलेस के तौर पे काम किया, डीआईजी ईओडब्ल्यू के तौर पे काम किया। और मेरा जब प्रमोशन हुआ आईजी के तौर पर, तो मैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी मैंने काम किया। लगभग 22 साल 3 महीना तक मैंने काम किया और मुझे बहुत फख्र है कि ईमानदारी के साथ, लगन के साथ और पूरी मेहनत के साथ महाराष्ट्र के लोगों की खिदमत करने का मुझे मौका मिला। माशाल्लाह, बहुत ही आपकी जो अभी तक की जर्नी है, मतलब मैं अभी मतलब मुझे ग्रास्प करने के लिए भी बहुत टाइम लग रहा है कि आपकी जो इतनी जबरदस्त आपकी सर्विस रही है और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड और बाकी सब चीजें, तो ये तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और हमारे मतलब जिसकी इतनी, यानी आप स्टार्टिंग से आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था, फिर आपने आईआईटी किया, फिर आईआईटी से सिविल सर्विसेज में आए और 22 साल आपके लगातार प्रमोशंस भी होते गए माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से। तो फिर अभी आते हैं मतलब जो टर्निंग पॉइंट है कि सीएनआरसी के टाइम पे आपने उससे आपकी पोजीशन से रिजाइन किया। तो एक क्या थॉट प्रोसेस था, क्या बैकग्राउंड था उसके अंदर में? और फिर अभी इस तरह से 4 साल हो गए उस चीज को लेकर, तो अभी डाउन द लाइन आप विद हाइंडसाइट उसको किस तरह से देखते हैं आपके उस फैसले को? देखिए, जहां तक 2019 सीए का सवाल है, तो ये जो रास्ता जो शुरू हुआ प्रोसेस, ये कोई एक दिन का मामला नहीं। 2004 में आने के बाद मोदी सरकार ने मुसलमानों को टारगेट करना शुरू किया। आपको पता होगा कि सबसे पहले मुसलमानों की लिंचिंग शुरू हुई। सैकड़ों मुसलमानों की लिंचिंग शुरू हुई, बीफ ले जाने के नाम पर, बीफ खाने के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, बच्चा चोरी का इल्जाम लगा करके। लेकिन जब मॉब लिंचिंग होता है तो इसका मतलब है कि कोई आदमी डायरेक्ट कत्ल करता है, उसको पुलिस और उसको कोर्ट पे कोई फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है। और ये जो मामला है, ये डायरेक्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम
और गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं, एक चुनौती है। लेकिन फिर भी जो देश के जो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, या जिस स्टेट में होता है उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर, या उस स्टेट के होम मिनिस्टर, या उस स्टेट के डीजीपी, या उस स्टेट के चीफ सेक्रेटरी ने आगे आकर इस घटना को कभी भी कंडेम नहीं किया। ये नहीं कहा कि ये जो मॉब लिंचिंग हुआ है ये बहुत बुरी चीज है और इसमें जो भी लोग शामिल हैं इनको हम पकड़ेंगे और इनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। यानी मेरा ऐसा मानना है कि जो अ, खामोशी है वो एक तरह से रजामंदी है। तो इस तरह से मैं उसके बाद मैंने देखा कि कैसे ट्रिपल तलाक का मामला हो, यूसीसी का मामला हो, या मुसलमानों के बाइकआउट का मामला हो, तरह तरह के, यानी ये सरकार आने के बाद मुझे लगा कि ये हिंदुओं को भूल चुकी है, सिर्फ मुसलमानों को याद करती है। यानी कानून अगर बन रहे हैं तो मुसलमानों के लिए यानी मुसलमानों के खिलाफ बन रहे हैं। मतलब दैट वाज एन इवन टुडे, दैट वाज द एरा ऑफ टारगेटेड लेजिस्लेशन। यानी टारगेट करके लेजिस्लेशन बनाया जा रहा है, कानून बनाए जा रहे हैं। तो पहला जो टर्म था वो एंड हुआ और दूसरा जब टर्म शुरू हुआ तो धड़ल्ले से मोदी सरकार ने काम करना शुरू किया। सबसे पहले ट्रिपल तलाक, दूसरे 370 को खारिज किया गया, उसके बाद बाबरी मस्जिद का फैसला आया और उसके बाद सीएए तो मुझे लगता है कि ये एक एक्सट्रीम था। यानी अपने ही मुल्क के लोगों को जो यहाँ से हजारों हजार साल से जिनके आबा वो अजदाद रहते हुए आए हैं और उनको मान लिया जाए कि ये बाहर से आए हुए हैं। मेरा ये मानना है कि मजहब बाहर से आया हुआ है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे वो इस्लाम हो, ये बाहर से आए हुए, लेकिन लोग यहीं के हैं जी। और मेरा ये भी मानना है, मैंने ये पढ़ा है कि 95% से ज्यादा जो मुसलमान हैं वो इंडिजिनस है, यानी उनके डीएनए में यहाँ के लोगों का खून है और यहाँ के बासिंदे हैं, वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं। थोड़े बहुत लोग बाहर से आए हुए हैं और वैसा सभी मजहबों में वही प्रोपोर्शन है। तो सबसे पहले तो सीए बनाना, यानी सभी लोगों को शहरियत दी जाएगी लेकिन मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। उसके बाद हम एनआरसी करेंगे, एनआरसी में जो लोग छटेंगे उसमें से बाकी जो मजहब के लोग हैं बाकी लोगों को हम शहरियत देंगे लेकिन मुसलमानों को नहीं देंगे। तो मेरा ये सवाल है कि भाई आपने सीएए लाया, ठीक है, वहां तक मुझे एक्सेप्टेबल है कि आप सीएए लेकर के आए और बाहर से आने वालों को, मुसलमानों को छोड़ करके बाकी लोगों को सिटीजनशिप दे रहे हैं, शहरियत दे रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ एनआरसी हम करेंगे और यहाँ के लोगों को सिटीजनशिप के जो राइट्स है उससे उनको हम डिप्राइव करेंगे। तो मेरा यह मानना है कि जो लोग सिटीजनशिप का जो टेस्ट है, जो एनआरसी का टेस्ट है, उसको अगर फेल करेंगे तो उसको आप क्या करेंगे? शहरियत छीन लेंगे, उनके राइट्स को आप छीन लेंगे, उनको डिटेंशन सेंटर में डालेंगे। तो ये जो कश्मकश जो था, मुसलमानों में बहुत ज्यादा बेचैनी थी, बहुत ज्यादा डर था। वेस्ट बंगाल में आप चले जाइए, जो वहाँ के जो मुसलमान हैं उनमें बहुत ज्यादा बेचैनी थी। तो ये सारी चीजों को जब मैंने देखा कि एक सरकार इस तरह से अपने 15% आबादी को टारगेट कर रही है और उनको एक्सक्लूड कर रही है, उनके जो जेन्युइन जो राइट्स है उनको डिप्राइव कर रही है, और सिर्फ डिप्राइव ही नहीं कर रही है बल्कि तरह तरह के तोहमत लगा के उनको बदनाम भी कर रही है। तो मुझे ये पसंद नहीं आया और फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, एक जो लाइन ड्रॉ होना चाहिए और उसके बाद मुझे ये सहन नहीं है और मैंने 2 पेज का लेटर लिखा, सीए को मैंने कंडेम किया और मैंने अपने पोस्ट से रिजाइन किया। तो आप रेजिग्नेशन उसका आपका एक्सेप्ट हो गया कैसा है? देखिए अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है और मेरा ये मानना है कि जब तक सीएए है तो मेरा स्टैंड कायम है। मैंने तो ये गवर्नमेंट को कहा कि आप एक्सेप्ट कीजिए, मुझे रिलीज कीजिए, लेकिन अभी तक मुझे रिलीज नहीं किया गया है। तो आपका मतलब एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कैसा रहेगा? यू आर स्टिल एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आई एम स्टिल ऑन रिकॉर्ड बट आई एम नॉट अटेंडिंग द ऑफिस। यस। तो जैसा मेरे सवाल का जो दूसरा हिस्सा था जी कि अभी 4-5 साल हो गए, 4-5 जी साल भी आप पब्लिक लाइफ में भी हैं, जी। तो आप उस डिसीजन को आप अभी किस तरह से देखते हैं कि आपका क्या ये है उसके बारे में? देखिए मेरा मानना है कि मैं कभी भी उस डिसीजन को रिग्रेट नहीं करता
और मुझे बाहर आकर के एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला लोगों के साथ मिलने जुलने का, काम करने का। सबसे पहले तो हमने सीए के जो एजिटेशन थे उसमें हमने पार्टिसिपेट किया और लोगों को एजुकेट किया, एक भावनात्मक तौर पर नहीं, इमोशनल वे में लोगों को बहकाना और उनको एजिटेट करना उस तरह से नहीं, बल्कि एकेडमिक वे में डेटा के तौर पर और एक फ्यूचरिस्टिक एक पाथ दिखा करके ये सीए कैसे होने वाला है और इस चीज को आप कैसे अपोज कर सकते हैं, इस चीज को मैंने पब्लिक में जाकर के लोगों को मैंने एजुकेट करना शुरू किया। और उसके बाद आपके सामने जो आज का जो टॉपिक है एब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर, ये मैंने लिखा और इसके बारे में मैं लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि देखिए, आज लगभग 100 से ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स हैं मुस्लिम जी, 100 से ज्यादा आईपीएस ऑफिसर हैं मुस्लिम, लेकिन जो एट्रोसिटीज मुसलमानों पे हो रहे हैं पहले, आज भी कंटिन्यूड है। यानी उसका मुझे लगता है कि जो इंटेंसिटी है और ग्रेविटी है वो और बढ़ा है। लेकिन वो पब्लिक सर्वेंट है, हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई आप बोलते नहीं है, आप करते नहीं है। वो कायदे कानून से घिरे हुए हैं और अगर वो बोलेंगे तो उन पे तरह तरह के तोहमत लगा कर उनको टारगेट किया जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि उन सारे जो बाउंड्रीज हैं उनसे मैं बाहर निकला हूँ और मुझे लोगों की खिदमत करने का, लोगों को एजुकेट करने का मुझे मौका मिला है। अपने मतलब मैं एक सवाल जो था, मैं इसमें था कश्मकश में कि आपको पूछूं या नहीं पूछूं जी। और लेकिन जो पॉडकास्ट है उसको जस्टिस करना या फिर हमारे ऑडियंस है उसको भी जस्टिस करना, तो उसका आपने पार्शियली आंसर दे ही दिया है कि मतलब नॉर्मली लोग ऐसा पूछते हैं कि भाई आप ज्यादा खिदमत जो है जॉब में रह के कर सकते थे, या फिर अभी आपको क्या लग रहा है कि आप बाहर आके लोगों की ज्यादा खिदमत कर पा रहे हैं? तो आपने पार्शियली आंसर दे दिया उसका। जी हाँ। और कुछ उसमें उसके देखिए, मेरा यह मानना है कि जॉब में जब अगर आप हैं तो आपको कायदे कानून के मुताबिक काम करना पड़ता है। आप और ये हम डिमांड भी करते हैं। आज जो हम डिमांड करते हैं बाकी जो ऑफिसर्स हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों पे एट्रोसिटीज हो रहा है या मध्य प्रदेश में हो रहा है या और कहीं जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में हो रहा है, तो हम वहाँ के ऑफिसर से यही मानते हैं भाई आप कायदे कानून के मुताबिक काम कीजिए। तो सबसे पहला तो यह है कि जो पुलिस ऑफिसर हैं या बाकी जो पब्लिक सर्वेंट है वो कायदे कानून से घिरे रहते हैं। दूसरा ये है कि आपको भाई ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन या किसी भी तरह से आपको लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। आपको जस्टिस देना है, बराबरी का हक देना है, बराबरी का इंसाफ देना है और किसी को आप अनड्यू बेनिफिट नहीं दे सकते, अनड्यू उनको फायदा नहीं पहुंचा सकते। तो ये कहना कि जॉब में रहते तो मुसलमानों को फायदा पहुंचाते, ये एक इमेजिनरी और एक गलत थॉट है। मेरा यह मानना है कि वो एक अलग दौर है जहाँ पे आप लोगों को सर्व करते हैं कानून के मुताबिक और इम्पार्शियल होकर के और लोगों को एक अलग तरीके से आप खिदमत करते हैं। यहाँ आने के बाद जो कौम है, मुल्क की जो खास करके जो बिगेस्ट मेजॉरिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उसके एक अलग मसले हैं। तो उनको सोचने समझने का मौका मिलता है, उनके अंदर जाने का मौका मिलता है और उनको एजुकेट करने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक जॉब करने के बाद when you have achieved a certain amount of what you can call experience and wisdom, हाँ, तो आप बाहर आकर के अगर लोगों को सर्व करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए अभी हम लोग आपकी किताब की तरफ आते हैं। तो जो आपकी किताब है एब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर, तो क्या मोटिवेशन था, मतलब फर्स्ट थॉट कब आया इसको आपको लिखने के लिए कि क्यों लिखना चाहिए, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? देखिए, ये मेरी तीसरी किताब है और मेरी जो दूसरी किताब थी वो थी डिनायल एंड डेप्रिवेशन, इंडियन मुस्लिम्स आफ्टर द सच्चर कमेटी एंड रघुनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट्स। तो उसमें मुसलमानों से मुतालिक सारे सब्जेक्ट हैं, यानी उनका एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, गरीबी है, वक्फ है, रिजर्वेशन है, ये जो दो रिपोर्ट्स हैं इनको कितना लागू किया गया, यानी सारी चीजें हैं। तो मैंने देखा कि जो मुस्लिम्स हैं वो समाजी, इक्तिसादी और तालीमी एतबार से बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं
और भी पीछे जा रहे हैं। यानी जो रेस है डेवलपमेंट का, उस रेस में बिल्कुल compete नहीं कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। और उनका जो पोजीशन है लगभग दलितों के बराबर है, दलितों से थोड़ा सा आगे, और जो हिंदू ओबीसी है उनसे काफी पीछे है। अच्छा। और जो रेस है उसमें और पिछड़ते हुए जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि आने वाले 5-10 साल में द मुस्लिम्स विल बी नियो दलित्स ऑफ इंडिया। तो इनके पीछे मैं गया कि भाई ठीक है, ये सारे तो फैक्ट्स हैं कि भाई मुसलमान जो है वो समाजी तौर पर, फिनेंशियल इकोनॉमिक तौर पर, एजुकेशनल तौर पर पिछड़ा हुआ है। गवर्नमेंट जॉब में वो बिल्कुल नदारद है, पुलिस में नदारद है, आर्मी में नदारद है, जुडिशियरी में नदारद है। उसके वे वक्त प्रॉपर्टीज का क्या हाल है, रिजर्वेशन का क्या हाल है, ये सारी चीजें हैं, फैक्ट्स हैं। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि एक कहा गया है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज की टू ऑल एम्पावरमेंट। अगर पॉलिटिकली एम्पावर्ड है, सशक्त है, तो बाकी और जो पेरीफेरी के जो सब्जेक्ट्स है वहां पर भी आप सशक्त रहेंगे। तो मैंने पाया कि मुसलमानों का पॉलिटिक्स में जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही पुअर है। और इसलिए मैंने ये किताब लिखी कि ठीक है, अब इसके पीछे लिखा जाए कि पार्लियामेंट में उनकी क्या हिस्सेदारी है, स्टेट्स में उनकी क्या हिस्सेदारी है, और ये हिस्सेदारी नहीं होने की वजह से वो कैसे उनकी सारी चीजें अफेक्ट हो रही हैं। जी। जी। ये जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है, ये अभी तक के एकदम लोवेस्ट इस पर है, 4.2 जी 4.42% इन जी 2014 इलेक्शन। तो इसके क्या आपको रीजंस लगते हैं कि क्या है ये डिप्रीवेशन क्यों है इस बंगाल में? देखिए, मैंने किताब में लिखी है, और किताब को सिर्फ मुस्लिम पर्सपेक्टिव से नहीं लिखा गया है। इसमें दलितों के भी जो पर्सपेक्टिव है उसको लिया गया है, जो हिंदू ओबीसीज हैं उनका क्या पार्टिसिपेशन है उसको भी लिया गया है। जो डेमोक्रेसी है इंडिया की, उसमें जो यहाँ के जो सबसे जो डिप्राइव्ड जो लोग हैं, गरीब हैं, डिप्राइव्ड हैं, सोशली पुअर हैं, सोशली बैकवर्ड हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उनका इंटरेस्ट डेमोक्रेसी में ज्यादा है, और उन लोगों ने जमहूरियत को जिंदा रखने में ज्यादा मदद की है। अच्छा। इसके बरक्स यानी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अमीर है, एजुकेशनली ज्यादा क्वालिफाइड है, और प्रोफेशनली ज्यादा क्वालिफाइड है। उन्होंने डेमोक्रेसी को मजबूत करने में जितना योगदान नहीं दिया उतना डिप्राइव्ड लोगों ने दिया है। और मुस्लिम्स आर वन ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द कंट्री। सो अगर आप वोटिंग परसेंटेज को देखें, उसके बाद डेमोक्रेसी में उनका क्या एतमाद है उसको देखें, डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें क्या एतमाद है उसको देखें, जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट चुन करके आती है लोगों की जिंदगी में कितनी बेहतरी लाती है उसमें एतमाद को देखें, तो मुसलमान काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इतना अच्छा डेमोक्रेसी को जिंदा रखने में इनके योगदान होने के बावजूद, मतलब कि इन स्पाइट ऑफ गिविंग गुड कंट्रीब्यूशन इन नर्चरिंग द डेमोक्रेसी, मुसलमानों का जो परसेंटेज है, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट असेंबलीज हो, वहां पे बहुत ज्यादा पुअर है। तो मैंने देखा कि पार्लियामेंट में लगभग 4.5-5% के आसपास मुसलमान है, 30% उनका रिप्रेजेंटेशन है, ऑलमोस्ट 70% डिप्रीवेशन है। तो वही हाल स्टेट असेंबलीज में है। और इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो बातें हैं, चाहे वो समाजी, इक्तिसादी या तालीमी जो डिप्रीवेशन है या बैकवर्डनेस है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है। उनके रिजर्वेशन के मुद्दे वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके वक्त के मुद्दे वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके डिग्निटी के मुद्दे वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। उन पे जो इनजस्टिसेज होते हैं, जो नाइंसाफियां होती हैं, और उन पे जो हमले होते हैं, जो उन पे एक कम्युनल राइट्स का एक बहुत बड़ा जो बोझ डाला जाता है, ये सारे जो मुद्दे हैं, ये आवाज है, वहां तक ये पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती है। तो ये इन सारी बातों को ध्यान में रख करके और ये किताब मैंने लिखी है। ये जो परसेंटेज जैसे आजादी के बाद से कम कम होता होता गया, जी। तो इसके वजूहत क्या है? मतलब क्यों इस तरह से हुआ कि हम हमारा मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कम होते गया है और कम होते जा रहा है आगे?
देखिए, किताब में इस बात पे बहुत ज्यादा गहराई से चर्चा की गई है जी कि पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों का कम क्यों है। तो इसमें तीन चार वजह है। सबसे पहला वजह यह है कि अ, जो हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेसी है वो इंक्लूसिव नहीं है, यानी यहाँ पे सोशल डेमोक्रेसी नहीं है, नंबर वन। दूसरा यह है कि यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जब लोगों को नॉमिनेट करते हैं, टिकट देते हैं, तो वहाँ पे रिलीजन, कास्ट और इसका जो प्रोपोर्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं देखा जाता है। तीसरा यह है कि यहाँ के जो एकेडमिक सर्कल है, यहाँ के जो स्कॉलर्स हैं, वहाँ पे इन बातों को तवज्जो नहीं दी जाती है, चर्चा नहीं की जाती है। भारत का जो मीडिया है वो ये नहीं देखता है कि 15% मुसलमान, जिसके 78 एमपीज होने चाहिए पार्लियामेंट में, और उसमें से 23, 24, 25 एमपीज आ रहे हैं। ये तो मतलब अ, भारत के जो डेमोक्रेटिक सेटअप है या भारत का जो डेमोक्रेसी है, उसके पहले सबसे पहला चैलेंज कि सबसे बड़ा माइनॉरिटी कम्युनिटी, सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी कम्युनिटी, उसका प्रॉपर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन नहीं है। ये क्यों है? ये तो हमारे जो डेमोक्रेटिक जो सेटअप है उसका सबसे पहला चैलेंज होना चाहिए। ये एकेडमिक सर्कल में, यहाँ के जानकारों में डिस्कस होना चाहिए, ये मीडिया में डिस्कस होना चाहिए। ये दो जगहों पे डिस्कस नहीं होता है। उसके बाद से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप देखेंगे कि वहां पे छोटे छोटे जो सब्जेक्ट्स हैं वहां पे कमिटीज और कमीशंस बने हुए हैं, जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, वोट शेयर, रोल ऑफ स्मॉलर पार्टीज, उसके बाद ईवीएम, फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। इन सारे छोटे छोटे इश्यूज पे कमिटीज बने हैं। लेकिन एक जो लार्जेस्ट लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी या सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी कम्युनिटी, उसका पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज तक ये जरूरी नहीं समझा कि उनके पॉलिटिकल डेप्रिवेशन पे भी एक कमेटी या कमीशन तश्कील दी जाए। और एक और मैं बात बताना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जीते तो वही हैं जिनको टिकट मिलती है। अगर टिकट ही नहीं दिया जाएगा तो आदमी जीतेगा ही नहीं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या अदर सेकुलर पार्टीज हो, बीजेपी को तो आप एक सिरे से खारिज कर दीजिए, क्योंकि वो टिकट ही नहीं देते हैं। उनका बेसिस ही हाँ, कम्युनल, उनका कम्युनल पॉलिटिक्स है और मुसलमानों को टारगेट करते हैं, और हिंद जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको अपीज करने की कोशिश करते हैं। और मुसलमानों का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन नहीं हो, इस पे उनका एक वो है, हिडन एजेंडा है, जो किताब में हमने लिखा है। तो ये जो सो कॉल्ड सेकुलर जो पार्टीज हैं, इन्होंने ये कभी नहीं देखा कि एक स्टेट में अगर असेंबली इलेक्शन होता है तो वहां के स्टेट में मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उनको टिकट दी जाए। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि बिल्कुल कट टू कट जितनी आबादी उतने टिकट दी जाए, लेकिन कम से कम उसके क्लोज, उसके नजदीक तो पहुंचना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं होता है। एक ये वजह है। और एक और मैं कहना चाहूंगा कि जो खुद मुसलमान है वो भी जिम्मेदार है। उनमें लीडरशिप की कमी है। उन्होंने लीडरशिप को डेवलप करने की कोशिश नहीं की। और आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे लीडर्स जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों में है और जिनका कोई बेस नहीं है, उनको टिकट दिया जाता है। लेकिन जो मुसलमानों में जो हाँ, जो लीडर्स हैं उनको टिकट नहीं दिया जाता है। और हमने भी लीडरशिप डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो नहीं दी। हमने भी मतलब कौम में लीडर्स नहीं बनाया। जी, ये बहुत जबरदस्त मुद्दा आपने उठाया कि लीडरशिप ट्रेनिंग, लीडरशिप अपनी कौम ने डेवलप नहीं की। तो मतलब जिस तरह अभी हमारे सुनने वाले तमाम मुसलमान ही हैं, तो क्या आप हमको हिदायत दे रहे हैं किस तरह से ये काम हो सकता है कि कौम में लीडरशिप डेवलप हो जाए? देखिए, पॉलिटिक्स जो है एक ऑल टुगेदर बहुत ही एक अलग फील्ड है। और
यहाँ पे अगर आप आते हैं तो सबसे पहले आपको पैसा चाहिए, आपको करेज चाहिए, आपको दूसरों को सर्व करने का एक जो जज्बा होता है वो होना चाहिए, और 24 आवर्स लोगों की खिदमत हम कैसे कर सके उस तरह का जज्बा होना चाहिए, तब जाकर के आप पॉलिटिक्स में सरवाइव कर सकते हैं। तो मुझे ये मानना है कि मुसलमानों को भी इस तरह के जो जज्बा को इख्तियार करना चाहिए। अभी आप जाकर के देखिए जो दूसरे कौमें हैं वहां पे कैसे लीडर बने हुए हैं, पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाते हैं, नगर पालिका कॉरपोरेशन का चक्कर लगाते हैं, तहसील का चक्कर लगाते हैं, हॉस्पिटल्स का चक्कर लगाते हैं, जिनके काम है उनको काम आते हैं, ऑफिसेस खोल करके बैठे हुए हैं। यानी आप ग्राउंड पे जाइए, ग्राउंड पे लोगों को सर्व कीजिए। आप ये चाहेंगे कि इलेक्शन आ गया और मैं जाकर के अपना नॉमिनेशन भर दूंगा और इलेक्शन जीत जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। या पार्टियां ये देखती हैं कि भाई ये मुसलमानों के लिए थोड़े बहुत काम करते हैं, इनको हम टिकट देंगे तो जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। मेरा यह मानना है कि भारत अभी भी सेकुलर एक कंट्री है, एक सेकुलर देश है, और यहाँ पे अगर आप 30-35% अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है तो जीतने के लिए और 15-20% वोट आपको चाहिए, और उस 15-20% वोट को पाने के लिए आपको सारे पब्लिक की खिदमत करनी पड़ेगी। आपको दलितों के पास जाना पड़ेगा, आपको ओबीसीज के पास जाना पड़ेगा, जो अपर कास्ट हिंदूज हैं उनके पास जाना पड़ेगा, और आपको सेकुलर मुद्दे भी उठाने पड़ेंगे। सिर्फ चाहे कि हम कौम के मुद्दे को उठा करके इलेक्शन जीत जाए तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो मेरा यह मानना है कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो किस तरह से सरवाइव किए हुए हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, वो सारे टेक्निक्स मुसलमानों को सीखने की जरूरत है। और जब तक ये नहीं सीखेंगे और हम चाहें कि हम राहुल के उंगली को पकड़ करके आगे बढ़ जाएंगे, ममता के उंगली को पकड़ करके आगे बढ़ जाएंगे, अखिलेश की उंगली को पकड़ करके आगे बढ़ जाएंगे, यानी उनके रहमो करम पे रहेंगे, उन्होंने टिकट दिया तो जीतेंगे, नहीं टिकट दिया तो नहीं जीतेंगे, तो इस तरह से कौम जो है वो पॉलिटिक्स में कभी भी नहीं आएगी, और पॉलिटिक्स में आ भी गई तो सरवाइव नहीं करेगी। आपको अपना मकाम खुद बनाना पड़ेगा, खुद तैयार करना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब आप फील्ड में जाएंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। और एक सवाल है, मतलब टू बी ए डेविल्स एडवोकेट, बोलिए कि लोग बोलते हैं कि मुसलमानों के मुद्दे उठाने के लिए मुसलमान होना ही जरूरी नहीं है। मतलब जिस तरह से आपने नाम लिए कि कभी कांग्रेस भी मुसलमानों का मुद्दा उठा लेती है, कभी अखिलेश भी मुद्दा उठा, कभी ममता भी उठा लेती है। तो इसको किस तरह से हम लोग, मतलब आप जैसा बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है मुसलमानों का, तो ये नॉन मुस्लिम भी तो है जो मुसलमानों के मुद्दे उठा रहे हैं, तो मुसलमान को ही भेजना क्या जरूरी है पार्लियामेंट में? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये बात आपने सही कहा कि अगर नॉन मुस्लिम्स मुसलमानों के मुद्दे उठाते हैं तो मुसलमानों को भेजने की क्या जरूरत है, ये बात आपने सही कहा। लेकिन मेरा यह मानना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान को लिखा था तो उन्होंने ऐसा एक ख्वाब देखा था कि हमारा जो डेमोक्रेसी है वो एक सोशल डेमोक्रेसी के तौर पे काम करेगा। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है कि जितने यहाँ पे सोशल सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, चाहे वो रिलीजियस ग्रुप हो, कास्ट ग्रुप्स हो, या प्रोफेशनल ग्रुप्स हो, या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो, सभी का एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में होना चाहिए। अच्छा, तो यहीं पे ये सवाल उठता है कि भाई मुसलमान जब 78 MP डिजर्व करता है पार्लियामेंट में, तो उसके 24 क्यों है? सबसे पहले आप प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दीजिए। रिप्रेजेंटेशन देने के बाद जहां तक मुद्दे हैं, चाहे वो उनके तालीम का मुद्दा हो, चाहे तजारत का मुद्दा हो, वक्त का मुद्दा हो, रिजर्वेशन का मुद्दा हो, या कोई और मुद्दा हो, या उन पे होने वाले नाइंसाफी का मुद्दा हो, ये अगर जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं वो अगर नहीं उठाते हैं तो जवाबदारी ऑटोमेटिकली जो मुस्लिम लीडर्स हैं उन पे आती है। और अगर वो नहीं उठाते हैं तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कि जो वोटर्स हैं, वो ये पूछेंगे कि हमने आपको चुन करके भेजा था और आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाया। तो देखिए ये बात ये नहीं है कि, और हम ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमान अगर चुन करके जाते हो तो सिर्फ मुसलमानों के ही मुद्दे उठाएंगे। आपके सामने तो
पूरा स्पेक्ट्रम है मुद्दों का। जी आप दलितों पर होने वाले अत्याचार के मुद्दों को भी उठाइए, जो ओबीसी हैं, हिंदू ओबीसीज हैं, उनका उनके भी मुद्दे प्रॉपर उठाए। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं है। यानी देश में 52 52% है और पॉलिटिक्स में उनका 22% रिप्रेजेंटेशन है, यानी पॉलिटिकली वो भी बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड है। उनके मुद्दों को आप उठाइए। जी जी आप जो गरीब हैं उनके मुद्दों को उठाइए, जो गरीब तो सारे मजहबों में हैं, सही। उनके मुद्दों को उठाइए, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे को उठाइए, सोशल जस्टिस के मुद्दों को उठाइए। तो मेरा यह मानना है कि मुस्लिम जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं अगर चुन करके जाते हैं, तो मेरा यह नहीं मानना है कि सिर्फ मुसलमानों के मुद्दे उठाएंगे। जो देश के सामने जो मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, नाइंसाफी का मुद्दा हो, या पॉल्यूशन हो, या ह्यूमन राइट्स का मुद्दा हो, या दलितों पे होने वाले अत्याचार का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों को उठाएंगे तो मुझे ज्यादा खुशी हो। जी यानी ये असल में दोनों चीजें अलग है। जी एक चीज है कि भाई मुसलमानों का मुद्दा पार्लियामेंट में कौन उठाएगा, जी ये तो हर कोई उठाता है, हर जी किसी को उठाना चाहिए। जी लेकिन असल चीज ये है कि हर कम्युनिटी का एक प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो। जी जी जैसा एक मुस्लिम कम्युनिटी 78 डिजर्व कर रही है, जी। तो भाई ठीक है, उसके 75 हो गए, 70 हो गए, तो समझ में आती है हम बात। ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आपके मुद्दे नॉन मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स उठा रहे हैं तो आपको पार्लियामेंट में जाने की क्या जरूरत है। ये बहुत रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। जी हम ये नहीं कह सकते हैं कि बाकी लोग हमारे मुद्दे उठा रहे हैं तो हम पार्लियामेंट में ही नहीं जाएंगे। ये बहुत मतलब एक गलत स्टेटमेंट होगा। मेरा यह मानना है कि सोशल डेमोक्रेसी के तौर पर सारे जो मज़ाहिब के मानने वाले जो लोग हैं, चाहे वो कास्ट के लोग मानने वाले हो या रीजनल एतबार से, चाहे प्रोफेशनल एतबार से, सभी लोगों का एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में होना चाहिए। यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ख्वाब देखी थी कि हमारे यहाँ पे सोशल डेमोक्रेसी होगा, उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश की होनी चाहिए। तो अगला जो सवाल है, आपने आपकी किताब में लिखा कि इंडियन मुस्लिम हैव बीन विक्टिम ऑफ नॉन इंक्लूसिव फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। जी तो इससे क्या मुराद है आपके वाले की? नहीं, जैसे मैंने कहा कि इंक्लूजन का कोई एक प्रॉपर मॉडल नहीं है। यानी मुसलमान अगर प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेड नहीं है तो कैसे आगे आए, इसका कोई मॉडल नहीं है। हिंदू ओबीसी प्रॉपर तरीके से पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो भाई क्यों नहीं है, उनको कैसे उनको लाया जाए, ये कोई प्रॉपर एक मॉडल नहीं है। औरतों का भी देखिए, जेंडर एतबार से अगर देखें तो आधी आबादी तो औरतों की है, जी उनका भी प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो गरीब है उनका प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी होना चाहिए। यानी एक तय होना चाहिए कि आज इलेक्शन हुआ और इलेक्शन होने के बाद पूरे पार्लियामेंट का जो कॉम्पोजिशन है उसको स्टडी होना चाहिए, मुताला होना चाहिए कि इतने सारे रिलीजियस ग्रुप्स हैं, किस रिलीजियस ग्रुप के कितने रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद से सोशल ग्रुप्स हैं, अपर कास्ट है, ओबीसीज हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इनका क्या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद से इकोनॉमिक एतबार से कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं, सुपर रिच लोग हैं, उनका क्या रिप्रेजेंटेशन है, मिडिल क्लास का क्या है, लोअर क्लास का क्या है। फिर लिंग्विस्टिक एतबार से उसको देखे, जेंडर एतबार से देखे, औरतों का क्या रिप्रेजेंटेशन है, मर्दों का क्या रिप्रेजेंटेशन है। यानी ये पूरा एक एनालिसिस होना चाहिए। और जिन लोगों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसको कैसे बढ़ाया जाए, और जिन लोगों का 5% आबादी और 45% सीट लेकर के बैठे हुए हैं उनके सीटों को कैसे कम किया जाए, इस पे मुताला होना चाहिए। तो दिक्कत यह है कि जिनकी आबादी 5 से 7% है और वो पार्लियामेंट में 40% सीटें हथिया करके बैठे हुए हैं, वो पार्लियामेंट की सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यानी वो नहीं चाहते हैं कि इंक्लूसिव डेमोक्रेसी हो, वो इस बात मुद्दे पे चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। और अगर आपने ये मुद्दा उनके सामने उठाया तो आप पे तरह तरह के ब्लेम लगाएंगे, भाई ये कम्युनल है, ये कास्टिस्ट है, ये एंटी इंडिया है, रिलीजन के आधार पे। हाँ, रिलीजन के आधार पे, जात के आधार पर, रीजनल के आधार पर और जेंडर के आधार पर ये देश को बांटना चाहते हैं। नहीं, मेरा यह मानना है कि जिस तरह का ख्वाब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था कि हमारे यहाँ पे एक सोशल डेमोक्रेसी होना चाहिए, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी होना चाहिए, सारे रिलीजियस ग्रुप्स, कास्ट ग्रुप्स, प्रोफेशनल ग्रुप्स की आवाज को उठाने वाले आदमी वहां पे होने चाहिए,
तो ये जो ख्वाब था उसको पूरा करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अगला सवाल जो है कि डिनायल ऑफ एससी स्टेटस टू मुस्लिम, जी तो इसके ऊपर में आप कुछ एलेबोरेट कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि मुस्लिम्स डिजर्व करते हैं एससी स्टेटस, उनको मिलना चाहिए? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा। देखिए जिस तरह के सोशल ग्रुप्स हिंदुओं में है या बाकी मजहब में है, उस तरह के सोशल ग्रुप्स मुसलमानों में है। यानी उनका पूरा एक इमेज है, मिरर इमेज है। यानी हिंदुओं में अपर कास्ट है तो मुसलमानों में अपर कास्ट है, हिंदुओं में ओबीसीज है तो मुसलमानों में ओबीसीज है, उनके यहाँ पे दलित है हमारे यहाँ पे दलित है, उनके यहाँ पे ट्राइबल है हमारे यहाँ पर भी ट्राइबल है। तो ट्राइबल का स्टेटस तो मिला है, एसटी स्टेटस, लेकिन शेड्यूल कास्ट स्टेटस नहीं मिला है। अच्छा। और भारत में ये पहला कानून बना था जो मजहब के आधार पर बनाया गया था। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 1950 में, मेरे ख्याल से 10 अगस्त 1950 को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए ये कहा गया कि शेड्यूल कास्ट का स्टेटस सिर्फ हिंदू में रहने वाले दलितों को दिया जाएगा, बाकी मजहबों को नहीं दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, लेकिन बाद में उसको 2 बार अमेंड किया गया। 1956 में उसको अमेंड करके जो मजहबी सिख हैं, यानी सिख मजहब में जो दलित हैं, उनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दिया गया। अच्छा। उसके बाद बीपी सिंह की सरकार आई तो 1990 में जो नियो बुद्धिस्ट है, यानी बौद्ध मजहब मानने वाले जो दलित हैं, उनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दिया गया। लेकिन आज भी जो क्रिश्चियन दलित हैं और मुस्लिम जो दलित हैं, उनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस नहीं दिया गया। मेरा यह मानना है कि अगर ये स्टेटस उनको मिलता है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो पार्लियामेंट में बढ़ेगा। जैसे आप देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट का क्या परसेंटेज है ओवरऑल पूरे भारत में, उनको 15% रिजर्वेशन है, 15 से 16% वहां पर है। उसी तरह से सेम प्रोपोर्शन मुसलमानों में, यानी 15% का 15% आप कैलकुलेट कीजिए। अच्छा। यानी 2.25-2.5% मुसलमानों में दलित है। अच्छा। तो 2.5% को अगर शेड्यूल कास्ट का स्टेटस मिलता है तो सिर्फ उनको जॉब में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ नौकरियों में नहीं मिलेगा, उनको एडमिशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा, उनको पॉलिटिक्स में भी रिजर्वेशन मिलेगा। और पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन मिलने का मतलब है कि 2.5%, और पार्लियामेंट के 2.5% सीट्स को आप देखिए कितना होता है। 1% होता है लगभग 5.5, 2% हो गया 11, 2.5% 14-15, यानी 14-15 सीटें तो ऐसे ही बढ़ जाए। तो मुझे लगता है कि ये भी एक इनजस्टिस, ये सिर्फ पॉलिटिक्स के एतबार से मैं नहीं कह रहा, ये एक जनरल जो इनजस्टिस मुसलमानों पे हुआ है, और सिर्फ मुसलमानों पे नहीं, जो हमारे जो क्रिश्चियन जो भाई हैं उन पे भी हुआ है कि मजहब के आधार पर एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हम ये उसके बारे में कहीं कोशिश की कि मतलब किसी ने? नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जो यहाँ पे जो पासमानदा पॉलिटिक्स के जो लोग हैं, या जो आज के जो मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं, या सोशल जस्टिस के मुद्दे उठाने वाले लोग हैं, ये लड़ाई तो बहुत विगरसली और बहुत जोर शोर से इसको लड़ा जा रहा है कि भाई जब हिंदू मजहब के मानने वाले दलितों को, और अमेंडमेंट भी हो गया उसके अंदर, सिख मजहब मानने वाले दलितों को और बुद्धिस्ट मजहब मानने वाले दलितों को जो आपने शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दे दिया है, तो जो मुस्लिम, जो इस्लाम मजहब मानने वाले जो लोग हैं और जो क्रिश्चियनिटी के जो दलित हैं, इन्होंने क्या गलती की है कि भाई इनको अपने शेड्यूल कास्ट का स्टेटस नहीं दिया। आपने पसमानदा लफ्ज यूज किया जी, तो इसके बारे में तो बहुत दो एक्सट्रीम राय पाई जाती है मुसलमानों में भी। इन जनरल लोग इस तरह से कहते हैं कि भाई पसमानदा जो पॉलिटिक्स है पूरी, ये बीजेपी ने पूरी खड़ी की हुई है और इसके जरिए से मुसलमानों के अंदर फूट डालने का काम हो रहा है। नहीं, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो फिर जैसा आपने बताया कि जिस तरह से हिंदू में कंपोजिशन है कि वहां पे भी अमीर है, अपर कास्ट है, ओबीसी है, फिर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, तो उस तरह से भी मुसलमानों में अलग अलग ये है। तो आप इसको इसमें मिडिल ग्राउंड किस तरह से ये कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि जो सोशल जो स्ट्रक्चर है, जो सोशल कॉम्पोजिशन है मुसलमानों का, वो बिल्कुल हिंदू मजहब के बिल्कुल समान है जी। यानी वहां पे अपर कास्ट, हमारे यहाँ पे अपर कास्ट, उनके यहाँ ओबीसी, हमारे यहाँ पे ओबीसी, उनके यहाँ पे दलित, हमारे यहाँ पे दलित। और दलितों का आइडेंटिफिकेशन हुआ है
मुसलमानों में लगभग 36 से 40 ऐसे कास्ट हैं जिनको दलित के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है। स्टडी है ये कोई मतलब हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी बात नहीं है। उनके यहाँ पे ट्राइबल्स हैं, हमारे यहाँ पे ट्राइबल्स हैं। तो जो पासमानदा जो पॉलिटिक्स के लोग हैं, पासमानदा का क्या मतलब है? बैकवर्ड। पासमानदा यानी बैकवर्ड, जो लोग पीछे छूट गए हैं। तो मेरा यह मानना है कि अगर आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं, जो हमेशा ये कहा जाता है कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ सोशल जस्टिस, तो मेरा यह मानना है कि अगर हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो हम इंटरनली क्यों नहीं बात करते हैं? एक्सटर्नल तो बात करते हैं जी, लेकिन इंटरनल भी बात होनी चाहिए। तो अगर आप जो 24 जो पार्लियामेंट में जो एमपी जो मुस्लिम चुन करके आए थे, उनके सोशल कॉम्पोजिशन को अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 4.5 4.8 या 5% के आसपास है जी। उसमें से 4% जो एमपीज है, यानी 5% में से वो अपर कास्ट मुस्लिम है। अच्छा। जिनकी आबादी सिर्फ 15%। अच्छा। किताब अगर पढ़ेंगे तो वो मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिनकी आबादी 15% है मुसलमानों में, उनके लगभग 4% एमपीज है, यानी टोटल। यानी वो 4% को अगर आप उसको ये करेंगे प्रोपोर्शनली, अगर 100% पे ले जाएंगे तो 80% होता है। यानी जिनकी आबादी 15% है उनके 80% रिप्रेजेंटेशन है, और जिनकी आबादी 85% है उनका लगभग 20% रिप्रेजेंटेशन। और ये पूरा आंकड़े के साथ उसमें लिखा गया। हाँ, तो मेरा यह मानना है कि ये बीजेपी ने कोई मुद्दा उठाया नहीं है, और बीजेपी हक भी नहीं है पासमानदा पॉलिटिक्स के मुद्दे को उठाने के लिए, क्योंकि बीजेपी इनहेरेंटली सोशल जस्टिस के खिलाफ है जी। उसकी लड़ाई उनको अगर मौका मिल जाए तो शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को कब का खत्म कर दें, ओबीसी के रिजर्वेशन को कब का खत्म कर दें, ट्राइबल के रिजर्वेशन को सबसे पहले खत्म कर दें, तो उनको कोई राइट नहीं है। दे डोंट हैव राइट टू टॉक अबाउट द सोशल जस्टिस एंड पासमानदा पॉलिटिक्स। वो बिल्कुल गुमराह करने के लिए बीजेपी के लोग उठा रहे हैं। लेकिन ये एक मुद्दा है, पासमानदा जो पॉलिटिक्स है या पासमानदा मुसलमानों का एक मुद्दा है कि जो 85% जिनका प्रोपोर्शन है, यानी पासमानदा मुस्लिम, ओबीसी मुस्लिम, दलित मुस्लिम, ट्राइबल मुस्लिम, ये तीनों को अगर मिला देते हैं तो ये पासमानदा कहलाते हैं, जिनकी आबादी 85% है। तो जिनकी आबादी 85% है, इनका जो रिप्रेजेंटेशन लगभग 1% है, और जिनकी आबादी 15% है, उनका रिप्रेजेंटेशन लगभग 4% है। तो ये हम लोग भी बैठ करके तय करने चाहिए। हाँ, कि सपोज करो कि उत्तर प्रदेश या बिहार का कोई एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे पासमानदा मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, उनके लीडर को टिकट अगर देंगे तो ज्यादा न कि एक अपर कास्ट जो मुस्लिम जो है उनको अगर आप टिकट देते। क्योंकि देखिए, भारत में जो डेमोक्रेसी का जो एक ताना बना है, वो सबसे पहले लोग देखते हैं कि कौन हमसे ज्यादा करीब है जी। हमारे मजहब का मानने वाला है क्या, हमारे जात का मानने वाला है क्या, हमारे क्षेत्र का है क्या, हमारे जबान का मानने वाला है क्या। और मुझे लगता है कि इसमें कोई ये नहीं है, वो आदमी उससे ज्यादा नजदीकी फील करता है। और ये तो मुद्दा है कि अगर हम सोशल जस्टिस के मुद्दे को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे मजहब के बाहर हम उठाने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने कौम के अंदर उस बात को क्यों नहीं बनाते हैं? इंट्रोस्पेक्शन उसके बारे में भी, हाँ, इंटरनल डिस्कशन और इंटरनल इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आखिरी 1-2-3 सवाल है, हम लोग उसको ले लेते हैं जल्दी से, फिर कंक्लूड करेंगे। इससे आगे जो आप क्या एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव मुसलमानों की आम आदमी पार्टी? नहीं, ये देखिए, ये तो एक सिरे से मैंने खारिज किया है जी। आपका जो इमरजेंस जो हुआ वो अन्ना मूवमेंट से हुआ जी, और अन्ना मूवमेंट वाज बेसिकली conceptualized and supported by the RSS। और शुरू से जो मुद्दा रहा है अरविंद केजरीवाल का या आम आदमी पार्टी का, वो म्युनिसिपल इश्यूज है कि भाई हम आपको एजुकेशन देंगे, आपको हेल्थ देंगे, सफाई देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे। सोशल जस्टिस या कम्युनल जस्टिस उनका कभी भी मुद्दा नहीं रहा है।
मुसलमानों पे जब तकलीफ आई, औरतें हमारी बैठी शाहीन बाग का, तो अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट था कि आप हमको पुलिस दे दीजिए, हम 2 घंटे के अंदर खाली करवा देंगे। लेकिन फरवरी 2020 2020 में गवर्नमेंट आने के बाद अरविंद केजरीवाल के घर से कुछ दूरी पे मुसलमानों के नरसंहार की बात होती है, कम्युनल स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उन पे अरविंद केजरीवाल चुप रहते हैं। और मुसलमानों के जब जब तकलीफें आई हैं दिल्ली में या बाकी जगहों पर, वहां पे आम आदमी पार्टी जो मिजरेबली फेल हुई। तो मुझे लगता है कि आप कोई पॉलिटिकल अल्टरनेटिव है नहीं, ये किताब में बिल्कुल साफ तौर पे ये मैंने लिखा है। और जैसा अभी जो इलेक्शंस आ रहे हैं, इन जनरल जो इलेक्शन आएंगे, तो कांग्रेस और सेकुलर पार्टीज को ही हमको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, या मुस्लिम लीडरशिप अलग से डेवलप करना चाहिए, मुस्लिम पार्टी अलग से पार्टीज को सपोर्ट करना चाहिए, इस तरह से करना? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा आजादी से लेकर के आज तक ये इस पे गौर फिक्र हो रहा है जी। और तरह तरह के इस पे लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं, तरह तरह के लोगों के जहन में ये बात आती है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, हमको जो सेकुलर पार्टीज है उनके साथ रहना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टीज बना करके मुसलमानों को जो डेमोक्रेटिक जो सेटअप है इसमें आना चाहिए। लेकिन जो जर्नी मैंने देखा है, जो 1947 में जो सफर शुरू हुआ और आज तक लगभग 75 साल का जो सफर है, तो इसको मैं एनालाइज करता हूं तो मैं पाता हूं कि शुरू शुरू में पार्टीशन, देश की आजादी और यहाँ पे रहने वाले जो मुसलमान थे उनके ऊपर ब्लेम डालना, जबकि उनका कोई रोल नहीं था पार्टीशन में जी। ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक पॉलिटिकल डिसीजन था। जो हायर जो लीडर्स थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे वो मुस्लिम लीग के हों या हिंदू महासभा के हों, इन लोगों के जो हाँ, जो पॉलिटिकल, ये इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, जहां पे आपके जो दादा जिंदा होंगे या परदादा जिंदा होंगे। मेरे दादा उस वक्त जिंदा थे, मेरे फादर तो 9-10 साल के थे, तो उनका कोई रोल नहीं था। जब ये देश आजाद हुआ तो मेरे वालिद खेत में काम कर रहे थे। देखिए, देश आजाद हुआ कब? 15 अगस्त 1947 को। अगस्त महीने में बरसात होती है, और बरसात में धान की रोपनी होती है बिहार में जी। तो मेरे वालिद धान की रोपनी कर रहे थे। अब जो आदमी धान की रोपनी कर रहा था, एक किसान है, उसका देश के विभाजन में, देश के पार्टीशन में क्या रोल होगा, आप मुझे बताइए। तो ये हाल लगभग सारे मुसलमान जो यहाँ पे रह गए उनके ऊपर ये मतलब गलत तरीके से, हाँ, फॉल्सली उनको ये कहा गया कि भाई ये लोग जिम्मेदार हैं। तो उस ब्लेम से मुसलमान निकलना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनाएंगे, और जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो इंसाफ में विश्वास करती हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उनमें विश्वास करती हैं, सेकुलर ताना बाना में विश्वास करती हैं, देश को आगे लेके जाने में विश्वास रखती हैं, उनको हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अब उस ब्लेम के बहुत दिन हो गए, उस ब्लेम से अब मुसलमान बाहर आ गया है जी। और इस 70 साल की जो जर्नी है उसको अगर हम देखें तो इतने सारे कम्युनल राइट्स हुए, कमिटीज बने, कमीशंस बने, रिपोर्ट्स आए, लेकिन मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला। सही। और इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि मुसलमानों का समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी जो कंडीशन है वो ये है कि दलितों से थोड़े से आगे हैं। पार्लियामेंट में उनके रिप्रेजेंटेशन को आप देख लीजिए। तो आज ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कौम के दानिश्वर, पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स, हमारे जो दानिश्वर हैं, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, ये सब बैठे हैं और ये तय करें कि अब क्या करना है। आज मध्य प्रदेश में इलेक्शन होता है, राहुल गांधी आकर के कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी। वहां पे 230 सीटें हैं और
6.5% आबादी के हिसाब से मुसलमानों को 15 टिकट चाहिए और कांग्रेस सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट देती है मध्य प्रदेश में। कहाँ आप 15 डिजर्व करते हैं और आपको 2 टिकट दिया जाता है। तो अब ये एक, मुझे लगता है कि हाई टाइम है, दिस इज द हाई टाइम टू सिट एंड डिस्कस कि अब करना क्या है। जी, एक दो सवालात हैं जो ऑडियंस की तरफ से आई हैं जी कि व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स इंक्लाइंड टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज इन द करंट सिनेरियो एंड हाउ टू फेस सच चैलेंजेस इफ एनी। देखिए, ये तो बिल्कुल आज का जो टॉपिक है उससे बिल्कुल हटके है, बिल्कुल हटके है। और मुझे लगता है कि जो तैयारी करने वाले लोगों ने पूछा है, जी जी मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन बैंक को पढ़े, जी आने वाले जो सवालात हैं उनको पढ़े, जी जो ऑलरेडी जो compete किए हैं स्टूडेंट्स उनसे मिले, उनसे पूछें, वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हमने जब एग्जाम दिया था तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे टाइम में 2 ऑप्शनल्स हुआ करते थे, अब 1 ऑप्शनल है। अच्छा। उसमें बहुत ज्यादा चर्न हुआ है, यानी बहुत ज्यादा बदलाव आया है। तो जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में बैठ करके, जिन लोगों ने ऑलरेडी compete किया है, उनसे अगर ज्यादा पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा। और एक सवाल है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग सोशल डेमोक्रेसी इन द is the only way on for the Muslim. If not, what are the ways possible to bring such change? मतलब ये जैसा इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी लाने के लिए तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, ये देश कौन चलाता है? जी देश जो जो लार्जेस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका पार्लियामेंट में मेजोरिटी है, वो चलाता है। चला ठीक है, तो ये यानी सरकार, जी ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सोशल डेमोक्रेसी के बारे में सोचे। और जैसे मैंने कहा ना कि हर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद एक मुताला होना चाहिए जी कि मजहबी एतबार से, समाजी एतबार से, प्रोफेशनल एतबार से, जेंडर के एतबार से, अमीर गरीब के एतबार से, एज ग्रुप के एतबार से, ये पूरा मुताला होना चाहिए कि किनका क्या रिप्रेजेंटेशन है और उसको कैसे दूर किया जाए। ये काम सिर्फ और सिर्फ जो आज जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। और मेरा यह मानना है कि जब तक हम सोशल डेमोक्रेसी को लेकर के नहीं आएंगे, तो आज जो आप देश में जो उथल पुथल देख रहे हैं, ये उथल पुथल थमने वाला नहीं है। और जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के मुताबिक, उनके ड्रीम्स के मुताबिक आपने देश में अगर सोशल डेमोक्रेसी की नींव रखी और 100% नहीं, उसके 50%, 60%, 70% को भी अगर आपने अचीव किया, तो जो जद्दोजहद, जो उथल पुथल आप जो देश में देख रहे हैं कि कहीं दलितों पे अत्याचार हो रहा है, कहीं मुसलमानों को मजहब के नाम पे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उनको बाइकआउट किया जा रहा है, कहीं गरीबों पे अत्याचार हो रहा है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये दूर हो जाएंगी। ये लास्ट लास्ट क्वेश्चन कि अभी मतलब अब वो तो बुक आपकी पब्लिश होगी, प्रिंट होगी, अभी आपका क्या, आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये किताब के आए हुए 1 साल पूरा हो गया और आज लगभग 5-6 जबानों में इसका तर्जुमा शुरू हो गया है। उर्दू में किताब छप चुकी है, हिंदी में 2-3 महीने में आने वाली है, बंगाली में तर्जुमा चल रहा है, मलयालम और तमिल में भी इसका काम चल रहा है, मराठी में लगभग तर्जुमा जो है वो पूरा होने वाला है। तो सबसे पहले तो मेरा यह मानना है कि अंग्रेजी सब लोग नहीं जानते, सब लोग नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ, तो ये जो इंग्लिश में जो किताब है, ये लगभग सभी लोग नहीं पढ़ पाते हैं जी। तो सबसे पहले तो मेरा यह मानना है कि जो किताब का जो सेंट्रल जो थीम है वो लोगों तक पहुंचे। और उसके बाद मैंने लोगों पे छोड़ा है कि आपने पार्लियामेंट को देखा कि महाराष्ट्र में मुसलमान 5 सीट रिजर्व करते थे। सो कॉल्ड कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस थे, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और शरद पवार के की पार्टी, उन्होंने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, एक भी नहीं। हाँ, तो ये तो डर था कि अगर मुसलमानों को टिकट देंगे तो हिंदू वोट नहीं मिलेगा, जबकि ये डर जो है ये काल्पनिक है, ये इमेजिनरी डर है। ये सेकुलर पार्टियों को बैठा करके और उनके दिमाग में ये भरने की जरूरत है कि भाई आप हारते उसकी वजह से नहीं है, आपके हार के बहुत सारे वजूहात हैं, आप उनको सबसे पहले उनका मुताला कीजिए, उन पे आप डिस्कशन कीजिए।
आज असेंबली इलेक्शन हो रहा है महाराष्ट्र में, और मुसलमानों को कहाँ कहाँ टिकट दे दिया गया है, आप उनको देखिए। तो जो प्रोपोर्शनल शेयर है वो मुसलमानों को मिल नहीं रहा है, और जब टिकट में उनको प्रोपोर्शनल शेयर नहीं मिलेगा तो असेंबलीज और पार्लियामेंट में वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे। जी तो ये मैंने शुरू में ही कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि एक हाई टाइम है बैठने का जी और डिसाइड करने का कि भाई करना क्या है। 1947, 1950, 1952, 1955, 1960, 1962 के जो हमारे लीडर्स थे, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों या रिलीजियस लीडर्स हों या सोशल लीडर्स हों, उनका जो थॉट था उस वक्त के सारे घटनाओं को देख करके, हालात को देख करके, उन चीजों को ही पकड़े रहेंगे कि आज के हालात में हम जिएंगे। आज का हालात ये कहता है कि मुसलमानों को एक वो बराबर के शहरी हैं, एक डिग्निफाइड सिटीजन है, और उनको अगर उनको अपना हक लेना है सारे फील्ड्स में, तो सबसे पहले उनको पॉलिटिक्स में आकर के उनको अपना प्रोपोर्शनल शेयर को सबसे पहले इंश्योर करना है। और उसको इंश्योर करने के लिए आप भीख मांगेंगे तो आपको पॉलिटिकल शेयर नहीं मिलने वाला है। आप बैठ करके जिनको वोट करते हैं आप उनसे डिस्कस कीजिए, उनसे मांगिए जी और उनको भीख के तौर पर नहीं, अपने हक के तौर पर, और उनको मौका दीजिए। आपने पार्लियामेंट में मौका दिया, आप असेंबली में मौका दे रहे हैं, आपने कई असेंबलियों में उनको मौका दिया, कई पार्लियामेंट में उनको मौका दिया, लेकिन आपकी बात कहीं सुनी नहीं जा रही है। मेरा यह मानना है कि किताब में यह बात लिखी गई है कि ठीक है, नेशनल लेवल पे एक ग्रांड मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती, लेकिन रीजनल एतबार से तो इन सारी चीजों को अचीव करना चाहिए। आप रीजनली इन सारी चीजों को अचीव कीजिए। आप पॉलिटिकल मॉडल से श्रीलंका में उनका स्टडी कीजिए, पॉलिटिकल मॉडल से मलेशिया में, पॉलिटिकल मॉडल से थाईलैंड में, पॉलिटिकल मॉडल से और भी जगह पे जहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज रहते हैं। ये माइनॉरिटी का कंसेप्ट जो है ये कोई भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश का नहीं है ना, ये तो पूरे दुनिया का पूरे दुनिया में जो जो मुल्क है हर जगह पे कोई ना कोई माइनॉरिटी है, सही चाहे वो मजहब के एतबार से हो या चाहे नस्ल के एतबार से हो, चाहे वो जबान के एतबार से हो, किसी भी एतबार से माइनॉरिटीज हैं वहां पे। और उन माइनॉरिटीज ने अपने हक को कैसे अख्तियार किया, तो उन सारी चीजों को आप मुताला कीजिए और उन सारी चीजों को अचीव करने की कोशिश कीजिए। आप चाहेंगे कि हम, मैंने कहा है कि ममता के पीछे घूम करके, अखिलेश के पीछे घूम करके या राहुल के पीछे घूम करके हम अपने हक को हासिल कर लें, तो आपको हक हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मुसलमानों के हालात का एक आईना है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई, वो एक आईना है जी। लेकिन आज जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं उनके जबान पे ये दो रिपोर्ट कभी भी नहीं आते, नहीं आती। सही बात है कि सबसे आखिर में जो है एक कंक्लूजिंग रिमार्क आप हमारे ऑडियंस के लिए दीजिए और उसके बाद हम लोग इसको कंक्लूड कर देते हैं। देखिए, मेरा यह मानना है कि मैंने कहा है कि पॉलिटिक्स जो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट फील्ड है। यहाँ पे आपको बाहुबल चाहिए, आपको पैसे की ताकत चाहिए, और आप लोगों को सर्व करने का जज्बा भी आपको होना चाहिए। और मेरा यह भी मानना है कि सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें हैं उस पर हम ट्रेनिंग नहीं लेते हैं जी। अगर आपको जावा में काम करना है तो 15 डेज का आप क्रैश कोर्स करवाते हैं इंजीनियर्स को, ठीक है, C++ का आप उनको कोर्स करवाते हैं। लेकिन जिस चीज से हमारी पूरी किस्मत तय की जाती है, यानी पॉलिटिक्स, यानी 5 साल जो सरकार रहने वाली है, और जिस चीज से हम अपने सारे अख्तियारात को हासिल करना चाहते हैं, सारे हकूक को हासिल करना चाहते हैं, उसमें कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो जो मुस्लिम जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक कोर्स डिजाइन करके 3 दिन 4 दिन का लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, मोटिवेट करने की जरूरत है, और उनको पॉलिटिक्स में लाने की जरूरत है कि भाई आप जो है अछूत नहीं है जी। पॉलिटिक्स में आप अछूत नहीं है। यहाँ पे आकर के अगर आपने दलितों की बात की, आदिवासियों की बात की, गरीबों की बात की, किसानों की बात की, और आपने पुलिस स्टेशन, तहसील, हॉस्पिटल्स और नगर पालिका कॉरपोरेशन का चक्कर लगाने का अगर आप में मादा है और आपने ये कोशिश की, तो आप भी एक जनरल पॉलिटिशियन बन सकते हैं।
आप पॉलिटिशियन बनिए, लोगों को सर्व कीजिए और कौम के साथ साथ बाकी लोगों को भी इंसाफ दिलाने की आप कोशिश कीजिए। जी जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। जी और शुक्रिया। 1 घंटा कब खत्म हो गया पता भी नहीं चला। जी जी और शुक्रिया। और भी बहुत सारे इस पे इंशाल्लाह डिस्कशन हम आपसे करेंगे, जी आपको जी और वापस तकलीफ देंगे कि इदराक के प्लेटफॉर्म से आए और हमारे साथ और भी गुफ्तगू करें जी इंशाल्लाह, जी और भी शुक्रिया। दूसरे चीजों के ऊपर में करेंगे। और आपने जो सजेशन दिए, जो सलाह दी, जी जी इंशाल्लाह हम लोग तमाम लोग उसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे किस तरह से उसके ऊपर में जी हम शुक्रिया। बना सकते हैं। शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।